भारतीय साहित्य मंच के अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बातचीत कर रहे हैं आदरणीय हरफन मौला जी से। जयपुर से हमारे साथ विराजमान हैं। इस बीच हमारे साथ आदरणीय रत्ना बापली जी भी जुड़ चुकी हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। और पिछले लिंक में हमने आपसे आपके जीवन के बारे में आपकी बहुत सारी व्यक्तिगत बातें की आज हमें जानकारी हुई। और अब समय है आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में जानने का। तो किस तरह से आपका साहित्य, यूं तो आपने बताया कि आपने आठवीं 9वीं या 10वीं से अपना लिखना शुरू कर दिया था। तो आप हमें बताएं किस तरह से आपका साहित्यिक जीवन आगे बढ़ा और साहित्य में रुचि बढ़ती रही और आगे आप लिखते रहे। ये सारी बातें आज आप हमें विस्तार से बताएं। और इस बीच कोई पुरस्कार आपको मिला हो, कोई आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हों और बड़े-बड़े सम्मेलनों में आपने भाग लिया हो, तो वो सारी बातें आज आप हमारे साथ साझा कीजिए। स्वागत है आपका। कक्षा 9th की बात है जब मैंने कविता थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करा था। उस समय जैसे आती थी वैसे लिखते थे, तो बंदी टाइप। और अब तो याद भी नहीं क्या लिखा, कहाँ डायरिया है, इतने जी। साल हो गए। नहीं तो एक आध कोई पुरानी रचना सुनाता, पर अभी अब मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसी तरीके की कवि सम्मेलन भी अटेंड करे मैंने दो। एक कवि सम्मेलन तो मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया था। उसमें मैंने मुजावर मालेगांव को बुलवाया था। दो चार बाहर के कवि बुलाए थे और एक कवि सम्मेलन का आयोजन मेरे द्वारा भी हुआ है। और बस वो एक शौक था उस समय, क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई भी थी, उस समय अपना काम धंधा भी था। तो ये सब चीजें साथ साथ साइमल्टेनियसली चलती जा रही थी। तो कविता का शुभारंभ, अच्छा हाँ, कुछ मेरे फादर भी लिखा करते थे अपने जमाने में। तो कई कवि ऐसे भी हैं आज के युग में भी जो बहुत बढ़िया लिखते हैं, लेकिन उनकी कविताएं केवल लिखावट के साथ ही उन्हीं के साथ चलेगी या चली जाएगी। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति पॉपुलर ही हो। जो जी। पॉपुलर हो जाता है उस वो एक दो अपनी जो कविताएं होती है उन जो उसको बोलते हैं कालजयी रचना। अब देखो, आप जब हम छोटे थे टीवी देखते थे, उस समय जो रचनाएं सुना करते थे, जैसे अशोक जी चक्रधर साहब, सुरेंद्र जी शर्मा, और भी कई कवि, वो आज भी उन कविताओं के दम पर अपनी वाहवाही लूटते हैं। और कालजयी जो रचनाएं होती है वो उनको पॉपुलर बनाती है। कुछ आप ऐसा लिख दो जो एक अलग हटके हो, वही कालजयी रचना हो जाती है आपकी। और वही दर्शक भी सुनना चाहता है, उनकी भी मजबूरी है, ऐसा नहीं कि वो बुनाना चाहते हो। दर्शक भी वही सुनना चाहता है। तो जो हम टीवी के जमाने में कविताएं सुनते थे, वो आज भी हम इसमें देखते तो हमको आश्चर्य होता है कि कविताएं कितनी साल पुरानी भी बिल्कुल नई लगती है नई जनरेशन को। बिल्कुल। तो कविता में तो ये ताकत भी है, पावर भी है। तो बस कविता का लेखन शुरू हो गया था। हमारे फादर भी लिखते थे तो हमारे आदत लग गई। हमारे फादर को बांसुरी बजाते हुए देखते थे तो हमारे भी संगीत की रुचि लगी। बांसुरी भी बजा लेते हैं, केसियो सिंथेसाइजर जो होता है थोड़ा बहुत वो भी बजा लेते हैं। पर अब इसमें अच्छा। क्या है कि ये संगीत जो है रियाज मांगता है। अब अपने पास रियाज करने का तो कोई टाइम है नहीं, अथवा अपन कोई प्रोफेशनल तो है नहीं जो संगीत में रस और बस जाए। तो बस ये जी। सब शौक चलते रहे और साहित्य की यात्रा चलती रही। कविताएं लिखते थे तो उस समय मेरे को बड़ा शौक था अखबारों में देने का। जो स्थानीय अखबार होते थे जी। जी। उसमें हर संडे को मेरी कविताएं आती थी। फिर कहानियां भी लिखना सीखा था, जो कहानियां भी आती थी। कविता है मेरी, एक काव्य कानन किताब आती थी भारतेंदु समिति से, उसमें मेरी प्रकाशित हुई है। एक स्वर्णिक स्वर्णिमत करके कोई बुक है, उसमें मेरी कविता आई है। एक दृष्टिकोण करके थी, उसमें मेरी कविता आई है। और दो पांच कई पत्रिकाओं में मेरी कविताएं छपी है। तो मैंने सहेज के रखा भी नहीं है। जी। तो इसलिए कोई ज्यादा याददाश्त नहीं है। हाँ, पुरस्कार की अगर बात है तो पुरस्कार जब भी कोई काव्य गोष्ठी होती थी, दो पांच लोगों के द्वारा मिले गए तो वो तो आसानी से जो मिल गए उसको रख लिया। ऐसा कोई वो नहीं कि बहुत बड़ा सम्मान मिला हो। न हमारे पास वक्त, न हमारे को कोई सम्मान देने वालों के पास वक्त, ये वाली बात है। जी। तो आपने अभी बताया कि आप बांसुरी बजाना जानते हैं। तो अभी अभी भी हाँ, आप बजाते हैं बांसुरी?
हाँ बजाता हूँ, लेकिन अब वो उधर रखी हुई है। अगले उसमें एक राउंड में एक धुन सुना दूंगा मैं आपको। हाँ, तो आप अगले राउंड में आप लेके आइएगा, हम आपसे जरूर सुनेंगे बांसुरी हाँ की धुन। जरूर हाँ क्योंकि जो आपके हाँ। अंदर कला है वो कला तो सुनना चाहिए, सुनना अब चाहिए। देखो। जी हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। कहिए, आप कुछ कह रहे हैं। नहीं, बस यही कह रहा हूँ कि ये शौक था, शौक को शौक ही रखा मैंने। ऐसा नहीं कि उसको कोई प्रोफेशनल बनाया हो या कुछ, ऐसा नहीं। शौक शौक थे, शौक तक ही रहे वो। संगीत हो या कविता हो, कविता में भी जब मूड आता है तब लिख लेते हैं। ऐसा ये भी नहीं है कि बहुत बड़े कवि है या कुछ है, बस लिख लेते हैं। ना मुझे मात्राओं का ज्ञान है, ना कोई व्याकरणों का ज्ञान है, और ना मैं जरूरी समझता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, कई जो कवि इतनी पेचीदा रचनाएं लिखते हैं, शायद आप में से भी कोई होंगे, जी तो जी। वो केवल बुद्धिजीवी समझ पाते हैं, जो वाहवाही करते हैं बुद्धिजीवी। मेरा मानना ये है कि अनपढ़ आदमी भी, अगर आप कविता सुना रहे हैं और अनपढ़ आदमी अगर सुनकर समझ जाए कि आप क्या कह रहे हो, तो तो वो भी कविता ही होती है। ऐसा तो नहीं है कि तो आसानी से समझ में आ लेखन जाए, वो सार्थक, कविता नहीं होती। लेखन सार्थक हो हाँ गया। भाई, प्रत्येक व्यक्ति के, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़, सबके समझ में आनी चाहिए वो कविता है। कई कविताएं तो वास्तव में आज भी ऐसी होती है कि मैं पढ़ता हूँ 2 बार 3 बार, अपने तो ऊपर से निकल जाती है। भाई सही बात है, जो बात है वो साफ बोलते हैं अपन। कई कविताएं इतनी पेचीदा होती है। हाँ सही कहा आपने, सही कहा। हाँ, मेरी बात से नताशा जी भी सहमत होंगी। जी। अभी अभी बिहार दिवस के अवसर पर सुरेंद्र शर्मा जी आए हुए थे। तो हाँ उन्होंने कहा कि कविता कैसी भी हो, बस ताली बजते रहना चाहिए। तो हाँ। नहीं, बात सही है। जो आजकल के कवि, आप कवि सम्मेलनों में देखो ना, कविताएं क्या नाम मात्र की रहेगी, चुटकुलेबाजी चल रही है। हम्म, बताओ, लोग उसको सुनना चाहते हैं। बड़े ताज्जुब की बात ये है। कविता वास्तव में कविता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है, आजकल एक ट्रेंड भी बन गया है। जो मंच संचालक होते हैं, इनकी कृपा दृष्टि भी चाहिए होती है। अब वो जमाने का है कि आप में प्रतिभा है, अब आप में चापलूसी करने की आदत होनी चाहिए, तो आप सक्सेस हो। आपकी बिल्कुल कविता उतनी बात प्रतिभा वाली ये नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये सही सच कहा, सच्चाई। सही कहा, सहमत बिल्कुल हाँ हूँ। सही कहा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा। हाँ यही है, यही है आजकल। जो बड़े बड़े मंचों पे जो लोग नहीं हाँ। जा पाते हैं, उसका कारण यही है कि आप चापलूसी नहीं कर पाते, तो आपको स्थान नहीं मिलता मंचों पे। सही बात है, ये है। बस बड़े बड़े मंचों में भी जिन लोग कविताएं ऐसे सुनाते हैं, कोई खास होता नहीं है, केवल हास्य कविताएं होती है ज्यादातर। वही तो, अरे चुटकुलेबाजी रहेगी, अब कविता है का आधा तो भूमिका वो चुटकुलों में निकाल देते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही कहा। हर जगह वो हास्य भी हास्य के नाम पर नहीं रहता है। हम्म। वो चुटकुलेबाजी ही रहती है। अब देखो, याद भी आया मेरे को। कोटा दशहरा बहुत फेमस है। मैंने कहा हाँ। ना कि मैं बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ, तो कोटा दशहरा में मैंने हाड़ोती कवि सम्मेलन में भी काव्य पाठ किया है रंगमंच पे। जी। अब वो एकदम दिमाग में आई, तो ऐसी कई चीजें, उपलब्धियां, लेकिन ज्यादा उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ, ना घुसा। बस ठीक है, सुना दी तो सुना दी, ऐसा कोई खास बात भी नहीं है। जी। तो आपने अभी तक हम्म। कितनी रचनाएं लिख दी हैं? कुछ हिसाब किताब रखा है, या ऐसे ही लिखा और इधर उधर हो है गया? बोले। अभी तक आपकी कितनी रचनाएं क्या लिख चुके चीज? हैं आप? अरे बाप रे, ये भी पता नहीं है। हजारों में, हजार। हजारों में, वास्तव में हजारों में। हाँ। तो अंत सुख है लिखा जाता है ऐसे ज्यादातर कवि लोग तो। जी जी जी। तो देखो अंत जब सुख है जवान कि। देखो जब जवानी का जोश था तब श्रृंगार लिखता था। हाँ। फिर देशभक्ति का, जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस समय देशभक्ति की भी लिखी। हम्म। फिर थोड़ा काव्य गोष्ठियों में जाने लगे तो हास्य भी लिखी। अब हास्य का एक नमूना देखो आप। नव विवाहिता बहू ने जो ही ससुराल में पहला कदम बढ़ाया, हम्म। तभी दहेज लोभिनी सासू जी का कर्कश स्वर खड़खड़ाया। रुको, पहले मैं तुम्हारे द्वारा लाए दहेज की पूरी जांच करूंगी।
तभी तुम्हें आगे कदम बढ़ाने को कुछ कह सकूंगी। संयोग से मांग के अनुरूप उसमें से दहेज पूरा नहीं निकला, लिहाजा सासू जी के मुंह से अनेकों गालियों का अंबार फूटा। नालायक, हमारी मांग के मुताबिक तो तू आधा भी नहीं लाई। अरे इसी चक्कर में तो हमने अपनी पहली बहू को जिंदा थी जलाई, और मामला पुलिस को एक आत्महत्या का बताया था। सच तो यह है कि बात गुप्त रखने के लिए पूरा 5,000 खिलाया था। तब नव विवाहिता निर्भीक होकर बोली, माताजी अब है नया जमाना, मैंने भी मेरी पहली शादी में अपनी सास को जिंदा था जलाया। मुझे नहीं मालूम था कि इस घर में भी ऐसी सास मिल जाएगी। खैर कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद जनसंख्या में स्वतः ही एक और कमी हो जाएगी। अब बाप ये रे। बात सुनते बेचारी सास चारों खाने हो गई चित, और ये थी आधुनिक बहू की 100% दूसरी जीत। जी, बहुत वाह, बढ़िया। यानी आपने यानी मुस्कान की कहानी तो आपने बहुत पहले लिख दी और थी। क्या। अब मैं मैं पता है पिछले राउंड में इन्होंने बोला ना मैं पत्नी से डरता हूँ घर में, तो मुझे वही लगा भैया डरेंगे नहीं तो ड्रम दिख जाएगा इनको। देखो, सुनो सुनो सुनो, अब इस उम्र के पड़ाव पे ऐसा कोई डर भी नहीं है जी। वो भी समझदार है भाई, 50-55 साल की उम्र में बहुत ज्यादा समझदारी आ जाती है। अब आप आ जाओ नताशा जी, 50 साल बाद फिर बात करेंगे आपसे। बच्ची समझदारी अच्छी। समझदारी किसी एक क्षण में खराब भी हो जाती है। देखो, आज भी आज भी जो वैवाहिक संबंध है ना, आपसी मनमुटाव भी होता है, लड़ाई भी होती है, लेकिन चल रहे हैं ना। हाँ और बिल्कुल। आजकल के जो नए जोड़े हैं, किसी के भी बर्दाश्त के बाद मतलब बाहर ही है वो। अगर ससुराल पास हुआ वो मायका, तो मायका चल जाएगी। तो मेरा तो ये मानना है, जो पहले संस्कारों का आदान प्रदान होता था ना, एक देश से दूसरे देश में बेटी जाती थी या आती थी, तो उससे आगे संस्कारों में और उसमें फर्क पड़ता था। अब आजकल तो हर व्यक्ति ये चाहता है हमारी बेटी यही शादी करे, हमारा बेटा यही शादी करे। बहुत चीजें बदल गई है इस समाज में इस समय। बिल्कुल सही बात है। अभी हमारी नताशा जी भी यही चाहती कि हमारी भूमि की शादी यहाँ भोपाल में ही हो, जबकि हम तो चाहते हैं जयपुर में आए। अब इनकी मर्जी है। भूमि तो बहुत छोटी है। अरे तो मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ, उस समय जमाना पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगा। अच्छा आपने भूमि की बात निकाली है तो आपको मैं बता दूं मेरे दोनों बच्चे A+ से पास हुए हैं, हाँ, अरे बहुत वाह, अच्छी ग्रेड से पास बधाई, हुए हैं। बहुत बधाई, बहुत और बहुत बधाई बढ़िया। बेटा बधाई। क्लास में अपनी क्लास में आप फर्स्ट रैंक आया है। वाह। बहुत बधाई, बहुत बधाई। आप ब्रांडेड 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 अब स्वीट आने शॉप वाले से जमाना हम में लोग सबको अलग अलग भिजवा सकती हैं मिठाई। वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तो बधाई, बहुत बधाई। कहीं लड़की तो लड़कियां जाएगी हरफन शादी करने। तो हरफन मौला हाँ, जी, आपने अभी बताया कि आपकी जो रचनाएं हैं वो हजारों में हैं, तो उनको कहीं संकलित करके रखा हुआ है या सब बिखरी हुई है? देखिए, जब तक ये मोबाइल नहीं था तब तक तो मैं डायरी में नोट करता था। और डायरी में नोट करने का ये फायदा होता था, जो भी मैंने आपको कुछ रचनाएं सुनाई, वो उसी की देन है, रचना लिखने से याद होती थी। अब मोबाइल जब से आया है, तो इसी के अंदर फेसबुक में या जहां पर भी वो रचना है, बस वही है। क्योंकि अब लिख 3-4 लिखने भी बैठो तो बहुत भयंकर आलस आता है, लिखना अब नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। सच अब कह जो भी है फेसबुक में ही है। हाँ, सच कह रहे हैं। अब जो भी हाँ, अब जो भी है फेसबुक में। और फिर रचनाएं भी हजारों की संख्या में है, तो पता नहीं कि कौन लिखने बैठे और कौन क्या करे। नहीं तो पहले लिखता भी था, फिर उसको प्रिंट भी कराता था, छप उसकी जेरोक्स भी रखता था, सब चीज होती थी। अच्छा, ये है बात। तो कभी कोई पुस्तक आपने अपनी प्रकाशित भी कराई? नहीं, मेरी खुद की तो नहीं कराई मैंने खुद की नहीं कराई। कोई पुस्तक। हालांकि कई विमोचनों में मैं गया हुआ हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई कविताएं कि ये पुस्तकें या प्रकाशित करवानी चाहिए या बांटना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, जो भी विमोचन करता है ना, उस व्यक्ति से पूछिए आप, बिकती कितनी है, फ्री में निःशुल्क की बंटने में काम आती है। सच्चाई तो यही बिल्कुल। बिल्कुल सच कह रहे हैं। है ना। देखिए, बिकता भी नहीं ताजा और बिकता भी संकलन भी नहीं नहीं है। बिकता भी हाँ, नहीं है। हाँ, इससे तो बढ़िया है कि आप लोगों के माध्यम से जो अभी जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है, आपकी हम सुने, हम आपकी सुने, बस
यही अपने लिए तो सबसे बढ़िया। अगर आपने हमारी रचनाओं को सराहा तो यही आपका आशीर्वाद हमारी रचनाओं के साथ है। बाकी और किसी से कोई पद्म विभूषण या कोई कोई वो तो लेना नहीं है पुरस्कार। हाँ, एक कवि सम्मेलन में मैं जाता था तो डॉक्टर साहब थे उसके ऑर्गेनाइज। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि प्रमोद जी, आपको को हम ये पुरस्कार देना चाहते हैं, तो आप 1,000 रुपये जमा कराओ। मैंने कहा काय बात की भाई, कि आपके लिए शील्ड लेकर आएंगे, प्रमाण पत्र देंगे। तो मैंने कहा भाई देखो, मेरे में अगर प्रतिभा होगी तो आप खुद ब खुद दोगे, ऐसे तो मैं आपको पैसे देके और ये पुरस्कार ले नहीं सकता हूँ। फिर मुझे आजकल तो बाद यही में, चल रहा है ना, देखो है, आज वही यही चल सच्चाई रहा है। है। तो ऐसा मैंने कोई खास किसी अकादमी से या इनसे कोई पुरस्कार नहीं लिया। किसी ने दिया हो मेरे को प्रेम से तो वो एक अलग बात है, बाकी पैसे देके आज तक मैंने कोई पुरस्कार नहीं लिया। बहुत सुंदर। हाँ। तो कभी, जैसे कि आपने बताया कि शादी के बाद भी आपका लेखन काफी अच्छा चला होगा, तो कभी हाँ। लेखन को लेकर के कोई तनाव तो नहीं हुआ आपके आपस में बातचीत? अरे नहीं भाई, ये तो ईश्वर का वरदान है। जब मैं अपनी रचना उनको सुनाता हूँ तो कभी वो भी भावुक हो जाती। कोई भावुक वाली रचना होती है तो ऐसा नहीं है। रचनाओं में अगर आप में ताकत है तो आप किसी को भी हिलाने की ताकत रखते हैं। पत्नी तो क्या चीज है ना। तो कविताएं तो उसको भी पसंद है, कहने का मतलब ये है। एक बार फिल्म इंडस्ट्रीज में की एक मैंने सच्चाई लिखी थी कि फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हीरोइन बनने की अभिलाषा जागी तो वो लड़की सीधे बंबई भागी। खानदान की इज्जत ताक में रखकर पहुंच गई प्रोड्यूसर के घर पर। बोली प्लीज देखिए मेरा डांस और दीजिए एक चांस। फिर देखिए मैं क्या कमाल दिखाती हूँ, कैसे चुटकियों में हेमा जीनत को भगाती हूँ। गाने में मैं आशा लता को भी मात करती हूँ। जूडो कराटे घुड़सवारी सभी जानती हूँ। उन सबको धूल चटवा दूंगी, मेरे अभिनय का लोहा मनवा लूंगी। बस मुझे एक मौका दीजिए। निर्माता मुस्कुराया, पास बुलाया, बोला तुम्हारे हौसले की मैं दाद देता हूँ, कल ऑफिस आ जाइए, वहीं एक चांस देता हूँ। तो अगले ही दिन 1 घंटे पहले वो ऑफिस पहुंच गई बिना दुख झेले। वहां निर्माता पहले से ही बैठा हुआ था और यही किस्सा रोज हुआ करता था। और 10 साल हो गए, वो बन गई माई, पर अफसोस हीरोइन आज तक नहीं बन पाई। पर बहुत हीरोइन आज तक नहीं बन पाई। ये फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई है साहब। बहुत सुंदर। तो इस बीच हमारे साथ आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी भी विराजमान हो चुके हैं। उनकी हाँ। उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ और स्वागत है आपका मंच पर। नमस्कार पर जी। तो आपके आप सबको साहित्य, नमस्कार कर रहा हूँ। जी, बाद नमक, तो आपके साहित्यिक जीवन में हम्म। कौन सी रचना आपको अपनी सबसे अच्छी लगी? मैंने एक रचना माँ के ऊपर लिखी थी, जी। तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जी। मैंने शायद आपकी काव्य गोष्ठी में भी सुनाई हो शायद। हाँ, सुनाई है आपने, ये भी सुनाई थी वो, तो या इजाजत आपने वो है दहेज कि वाली सुन। भी सुनाई सुनाई थी पहले, वो भी स्वागत हम है। सुन चुके हैं आपसे। चलिए ठीक है, फिर वो रचना हम आपसे अगले उसमें हैं? सुन लेंगे। अगले स्वागत है। अगले लिंक में सुन लेंगे रचना। हम्म। तो हाँ। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे अपने साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में? क्या आपकी सोच है साहित्य के बारे में? नहीं, बस अपना तो यही है कि आप जो भी देखो वही लिखो, सच लिखो, ईमानदारी से लिखो। साहित्य का यही उद्देश्य होता है, आप जो भी लिखे निष्पक्ष लिखे, लोगों को लगे कि इसके अंदर कुछ बात है, शिक्षा है, तो वो कविता लिखना हमारा सार्थक है। नहीं तो हंसी मजाक तो बंदी तो चलती रहती है। कविता का कुछ सार होना चाहिए। बिल्कुल। कविता में ताकत होती है, समाज को मार्गदर्शन देती है, पथ प्रदर्शक बनती है। इसलिए कविता बहुत सोच समझकर लिखी जानी चाहिए। जी। ठीक कह रहे हैं। जी। सही तो कहा, वैसे सही कहा, वैसे तो सही आप कहा। हास्य विधा में ज्यादा लिखते हैं।
लेकिन आपने कहा कि हजारों आपकी रचनाएं, तो किस तरह की रचनाएं आपने ज्यादा लिखी हुई, किस विधा में? ये भी तो सभी नहीं। सभी विधाओं में लिखा, वीर रस में भी लिखा, हास्य रस में भी लिखा, श्रृंगार में भी लिखा। श्रृंगार की 2 रचना मैं आपको पहले सुना चुका हूँ जब कॉलेज के टाइम की थी। जी जी जी। इस तरह की रचनाएं खूब लिखी है। मोहब्बत की कविताएं, जुदाई की कविताएं। भाई जी। समझो, यार दोस्त होते थे वो भी लिखवा लिया करते थे, तो वो हमको कहानी की तरह बताया करते थे, हम उसको कविता में ढाल दिया करते थे। उनका काम हो जाता था और हमारा नाम हो जाता था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सम्मेलनों के ये है अलावा, बात। आप गोष्ठियां भी करते होंगे, तो व्यस्तता रहती है, कैसे समय निकालते हैं? नहीं, समय तो आराम से निकल जाता है। देखिए, प्राइवेट जॉब में सुबह 10-11 बजे जाते हैं, शाम को 5-6 बजे आते हैं। चूंकि सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के लोगों के साथ घुलना मिलना, सुबह मॉर्निंग वॉक जाना, शाम को इवनिंग वॉक जाना, ये सब दिनचर्या एक शेड्यूल बना हुआ है। तो लगभग लगभग व्यस्त ही रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फ्री रहता हूँ। वाह। तो अपनी तो व्यस्तता भरी जिंदगी है। और यूं देखा जाए तो ऐसी भी कोई व्यस्तता नहीं है, लेकिन सबके साथ हिलना मिलना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य को समाज में रह के सामाजिक कार्य करते हुए लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना सब कुछ करना चाहिए। ये बात है। और आजकल जो पैसा प्रमुख हो गया है, प्रधान हो गया है, आगे तो फिर ये सारी मानवीय रिश्ते नाते सब गुण हो चले। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने इस साहित्यिक जीवन में आपने किसी को अपना साहित्यिक गुरु भी बनाया, या स्वतंत्र लिखते रहे? नहीं, स्वतंत्र ही लिखा, किसी को गुरु नहीं बनाया। अ, स्वतंत्र ही लिखा, बस वो फादर को लिखने की आदत थी, उनकी रचनाएं पढ़ते थे तो गॉड गिफ्ट ही मानो कि मुझे भी जीन्स में ऐसा वो वरदान मिला कि कविताएं लिखनी है, तो लिखने लग गया, तुकबंदी करने लग गया। और जब मैं काव्य गोष्ठी में जाता था, मेरे फादर मेरी रचनाएं सुनते थे तो उनको बड़ा गर्व होता था, क्योंकि जब वो काव्य गोष्ठी होती थी, उस काव्य गोष्ठी में कई गणमान्य नागरिक नागरिक आते थे। जैसे अपने हमारी ये रत्ना जी जैसी उम्र के लोग, त्रिभुवन शंकर जी जैसी उम्र के लोग, बहुत लोग आते थे। तो जब अपनी रचना पे वाहवाही मिलती थी तो हम समझते थे कि हमने रचना सही लिखी है। जो हमसे अनुभव वाले व्यक्तियों ने हमको अगर आशीर्वाद दिया तो इस तरह सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कविता लिखते हैं और काव्य गोष्ठियों में जाते हैं, तो काव्य गोष्ठी आपके लिए मील का पत्थर होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कविता लिखने वालों से मेरी विनती है, जो कविता लिखना सीख रहे हैं या कविता लिखते हैं, हर काव्य गोष्ठी को ज्वाइन करना चाहिए। और काव्य गोष्ठियों में आपको अनुभव और लिखने की विधा सब चीजें पता पड़ती है। इसलिए काव्य गोष्ठियों में तो जाना चाहिए ही चाहिए। जैसे जो अभी मेरे सामने 3-4 जने हैं, जो ये लोग जिस उम्र के हैं उस हिसाब से इनका समय भी पास हो जाए, और काव्य गोष्ठी में जाने से काव्य में भी एक पेनी धार आती है। जी। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। काव्य गोष्ठियों में जाने से अपने काव्य की गुणवत्ता बढ़ती है और उसमें निखार आता है। ज्ञानवर्धन होता है। जी बिल्कुल। और हम्म। इसके अलावा और कोई बातें आप? बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। जी, बच्चों ने आपका नाम। मेरा नेट चला गया था। हाँ। जी प्रकाश जी, आगे हो आप। हाँ, नेट आ आज, गए। नेट बार बार गड़बड़ कर रहा है आज। अभी तक तो नहीं है। नहीं, आगे। तो हरफन मौला नेट जी, का इश्यू चल रहा है आज। हम्म। आज नेट बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो हरफन मौला जी, कोई साहित्य बात नहीं। के बारे में आप ऐसी कोई बात आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं जो आज तक आपने नहीं बताई हो?
नहीं, मैं बता चुका ना, साहित्य बिल्कुल आप बिल्कुल जो देखते हो समाज में वो देख के लिखिए, अच्छा लिखिए, लोग उसको सराहेंगे अगर आप सही चीज लिखेंगे तो। जी। और निष्पक्ष होना चाहिए, जो मैंने कहा था भी। अब अपने जैसा उनको ना तो खेलने का मौका मिला, उनको तो शुरू से ही पढ़ाई लिखाई मिली है। तो अब आजकल के जो बच्चे डेवलप हैं वो इन चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जी। हम्म। तो प्रकाश जी स्क्रीन पे नहीं दिख रहे। हाँ, हाँ, मेरा सोचती नेट। हूँ अर्पण मौला जी, कोई जब बात नहीं, तक आप लेकिन कोई आपकी आवाज आ रही है, कविता, आप दिख रहे हो। तब तक आप कोई कविता सुनाइए। बार बार आप तो मेरा नेट प्रकाश जी दिख गए। बार बार नेट मेरा चला जा रहा है। आज काफी नेट डिस्टर्ब कर रहा है। हम्म, तो हरफन हम्म। मौला जी, आपसे और मैं क्या पूछूं, बाकी सब तो हो ही गया। तो अब मेरे पास तो कुछ पूछने के लिए है नहीं। तो आप अगले इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले कार्यक्रम में आप आरंभ में अपनी बांसुरी हमें जरूर सुनाइएगा। तो आप लेके रख लीजिएगा। हाँ, मैं रख लूंगा। और 10 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं और फिर सुनते हैं आपसे आपकी आपकी मनपसंद रचनाएं। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं 10 मिनट के बाद।